नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 300 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म की ये कमाई घरेलू बाजार से हुई है। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी ये फिल्म साल 2001 की ब्लॉकबस्टर गदर एक प्रेम कथा की सीक्वल है। जी स्टूडियो प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये फिल्म इसी 11 अगस्त को थिएटरों में रिलीज हुई। फिल्म के निर्माताओं की ओर से जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि गदर 2 का कलेक्शन पंजाब जैसे प्रांत में किसी हिंदी फिल्म के लिहाज से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शनिवार की सुबह लद्दाख में स्पोर्ट्स बाइक चलाते दिखाई दिए। अपने बाइक राइडर लुक से उन्होंने लोगों को चौंका दिया है। लद्दाख के दुर्गम रास्तों से होकर जाने वाली बाइक रैली में हिस्सा लेकर उन्होंने अपना दमखम दिखाया। राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से बाइक चलाते हुए फोटो पोस्ट की है। इसमें दिख रहा है कि वो हेलमेट लगाकर बाइक चला रहे हैं। अपनी इंस्टा पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं पेंगोंग झील के रास्ते में हूँ, जिसके बारे में मेरे पिता कहा करते थे कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख के अपने दौरे पर हैं। वो गुरुवार को लद्दाख पहुंचे थे। शुक्रवार को वो लद्दाख के एक फुटबॉल मैदान में स्थानीय लोगों के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देखते हुए मीडिया के सामने आए थे, जहां बच्चों और युवाओं से बातचीत करते हुए दिखाई दिए थे। भारत में आयोजित किए जा रहे G20 शिखर सम्मेलन पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इसके जरिए लोगों का ध्यान जरूरी मुद्दों से भटकाया जा रहा है और प्रधानमंत्री इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर कहा, G20 का गठन 1999 में हुआ था। 19 देश और यूरोपियन यूनियन इसके सदस्य हैं। इसके गठन से लेकर अब तक बारी बारी से 17 देशों में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। अब भारत का नंबर है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि G20 के आयोजन को चुनावी कैंपेन बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ इसे लेकर जिस तरह का चुनावी कैंपेन चलाया जा रहा है और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वैसा किसी भी दूसरे देश में नहीं हुआ। वास्तव में ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। क्या अगले लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो पाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बुधवार को ही कांग्रेस की एक अहम बैठक में आलाकमान ने दिल्ली के नेताओं को दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहा। इस बैठक के बाद दिल्ली कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयानों से ऐसा लगा शायद कांग्रेस दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है। आम आदमी पार्टी की आपत्ति के बाद कांग्रेस को उस मुद्दे पर अपना रुख साफ करना पड़ा, लेकिन दोनों तरफ से होने वाली बयानबाजी की वजह से संभावित गठबंधन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता का अलका लांबा के बयान से बवाल मचा है। हालांकि अलका ने यह नहीं कहा था कि कांग्रेस दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, 2024 कैसे जीतना है, इसको लेकर हमें आदेश हुआ है कि 7 सीटों पर मजबूती के साथ संगठन के हर नेता को निकलना है। 14 अगस्त को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शिव मंदिर बावड़ी के पास हुए हादसे में अब तक 16 शव मिल गए हैं। इस घटना में करीब 21 लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई थी। अभी भी 4 से 5 और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इनकी तलाश आज 6ठे दिन भी जारी है। इस घटना स्थल पर भारतीय सेना, NDRF, SDRF, पुलिस, होमगार्ड और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। छात्रों से पढ़े लिखे उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करने पर एडटेक प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से नौकरी से निकाले गए करण सांगवान ने दावा किया है कि उन्होंने किसी नेता या पार्टी का नाम नहीं लिया था और उन्हें शक है कि राजनीतिक दबाव की वजह से उन्हें नौकरी से निकाला गया है। वहीं अनअकैडमी ने एक बयान में कहा है कि क्लासरूम व्यक्तिगत विचार जाहिर करने की जगह नहीं है। एक बयान में कंपनी के संस्थापक रोमन सैनी ने कहा है कि सांगवान ने कंपनी के साथ किए कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है और इसी वजह से उन्हें नौकरी से निकाला गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया से बात करते हुए सांगवान ने कहा है, मैं अनअकैडमी के साथ 2021 से हूं, अब मेरा प्रोफाइल डिलीट कर दिया गया है। हो सकता है राजनीतिक दबाव रहा हो। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अनअकैडमी के टीचर करण सांगवान को लेकर कहा है कि उसने किसी का नाम नहीं लिया, उसने तो अनपढ़ नेता बोला था। हमें तो किसी को बुरा नहीं लगा, कांग्रेसी को बुरा नहीं लगा, बीजेपी को क्यों लगा कि उन्हीं के नेता की बात हो रही है। खेड़ा ने कहा कि जब से ये सरकार में आए हैं, साहब विश्वविद्यालयों के पीछे पड़े हैं, ज्ञान से दुश्मनी है। या तो आप विश्वविद्यालयों का नाम व्हाट्सएप विश्वविद्यालय रख दें, फिर देखो कैसे लगाव करें। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो पीएम मोदी को गुजरात वापस जाना पड़ेगा।
राशिद अल्वी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। ये भी मुमकिन है कि वो अमेठी छोड़कर चली जाएं। मेरी बीजेपी नेताओं से गुजारिश है कि वो उन्हें भागने ना दें। उनसे कहें कि आप मंत्री भी हैं और सांसद भी, आप अमेठी से मुकाबला कीजिए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और अजीत पवार की बैठकों ने जहां राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है, वहीं विकास अघाड़ी में भी उनके सहयोगियों के बीच चिंता बढ़ गई थी। हालांकि पवार ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि वो कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए एमवीए में कुछ लोगों ने उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया। अब संजय राउत ने कहा है कि एमवीए एकजुट है और शरद पवार कभी भी भाजपा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा, मैं कह सकता हूं कि शरद पवार की अजीत पवार से मुलाकात का एमवीए और इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शरद पवार के समर्थन के बिना अजीत पवार का कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि जीत का मामला एकनाथ शिंदे और अन्य लोगों के समान है जो अविभाजित शिवसेना से अलग हो गए थे। उनके पास क्या ताकत है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए साक्षात्कार में जब संजय राउत से सवाल पूछा गया कि अजीत पवार ने एनसीपी को क्यों तोड़ा, इसके जवाब में संजय राउत ने कहा कि उसी कारण से जिस कारण से एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना को तोड़ा। उन्होंने कहा, जैसा कि शरद पवार ने हाल ही में कहा, ईडी तय करता है कि कौन सा नेता रहेगा, कौन सा नेता हट जाएगा। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने वाले विधायक समंदर पटेल फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। समंदर पटेल ने पार्टी में वापसी करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी में घुटन हो रही थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने विधानसभा क्षेत्र जावद से राजधानी भोपाल में बीजेपी के दफ्तर में इस्तीफा देने के लिए 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीनों में 3 सिंधिया समर्थक इसी तरह शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस में गए। 14 जून को शिवपुरी से बीजेपी नेता बैजनाथ सिंह यादव ने सिंधिया से रिश्ता तोड़ा था और 700 कारों की रैली लेकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं 26 जून को शिवपुरी के पूर्व उपाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता भी इसी तरह कार रैली करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। बिहार पुलिस ने राज्य के अररिया जिले में एक स्थानीय पत्रकार की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि मामले में 2 और आरोपियों की तलाश जारी है। यह घटना शुक्रवार को रानीगंज बाजार इलाके में घटी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे दुखद घटना बताया और कहा कि खबर सुनते ही उन्होंने तुरंत अधिकारियों को अपराध की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने पटना में संवाददाताओं से कहा कि किसी पत्रकार को इस तरह कैसे मारा जा सकता है। नीतीश ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि वो पहले ये देखें कि इसमें सरकार ने फौरन क्या कार्रवाई की है। हर बात में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये घटना दुखद है, इसमें तो बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वो बिहार सरकार को जाति सर्वेक्षण के डेटा या निष्कर्षों को प्रकाशित करने से नहीं रोक सकता जब तक इस मामले में किसी संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन या उसकी ओर से सक्षमता की कमी का मामला पहली नजर में ना बनता हो। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने पटना हाईकोर्ट के 1 अगस्त के उस फैसले को चुनौती दी है जिसने सरकार को ऐसा करने की अनुमति दे दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जाति जनगणना को आवश्यक और अनिवार्य बनाया था। लाइव के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और एसबीएन भट्टी की बेंच ने इस संबंध में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक पहली नजर में कोई उल्लंघन का मामला ना हो, हम कुछ भी नहीं रोकेंगे। कुछ कानूनी मुद्दे हैं जिन पर बहस हो सकती है, कवायद पूरी हो चुकी है और हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वो बिहार सरकार को बिहार जाति जनगणना के आंकड़े या निष्कर्षों को प्रकाशित करने से तब तक नहीं रोक सकता है जब तक किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ एक चुनौती पर सुनवाई करते हुए सवाल किया कि क्या संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार प्रभावित होगा, क्योंकि सरकार की ओर से केवल संचयी डेटा जारी किया जाएगा, प्रत्येक प्रतिभागी से संबंधित व्यक्तिगत डेटा नहीं। जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी पूछा कि क्या ये प्रतिभागियों की गोपनीयता का उल्लंघन है जब बिहार जैसे राज्य में जाति सर्वेक्षण किया जाता है जहां हर कोई अपने पड़ोसियों की जाति जानता है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बेटियों ने इतिहास रच दिया है। हरियाणा हिसार की अंतिम पंघाल लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली बेटी बनी है। वहीं रोहतक की सविता ने 62 भार वर्ग में स्वर्ण जीता है। गुरुवार को प्रिया मलिक ने 76 किलो वर्ग में गोल्ड जीता था। 3 गोल्ड समेत भारतीय महिला खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें
अंतिम कुंडू ने 75 किलो वर्ग में सिल्वर और रीना, आरजू और हर्षिता ने सिल्वर मेडल जीता है। अंतिम पंघाल ने अपने यूक्रेनी प्रतिद्वंदी मारिया येफ्रेमोवा पर 4-0 की आसान जीत दर्ज की। रिंग में उनका दबदबा इतना था कि पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 अंक ही गंवा पाई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।